बिहार के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की अभूतपूर्व जीत, लोकतंत्र की जननी, बिहार का बीजेपी को समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए को अभूतपूर्व जीत दिलाने की ठानी है। आज एक बार फिर यहां के अपने परिवारजनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। गया में सुबह करीब 10:15 पर और दोपहर बाद करीब 12:45 पर पूर्णिया की जनसभा में जनता जनार्दन का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। तो आज गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है 10:15 पर और प्रधानमंत्री इसके बाद पूर्णिया जाएंगे, करीब 12:45 वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और फिर वहां से पश्चिम बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे, जहां पर बालूरघाट और रायगंज में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हम आपको ये बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है और बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया और पूर्णिया की जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में भी चुनावी सभा को संबोधित करना है। बालूरघाट में 2:30 बजे प्रधानमंत्री की सभा है और शाम 4:15 पर रायगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है बीजेपी और एनडीए के लिए और ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। 400 पार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं और आज बिहार में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल, ये 2 महत्वपूर्ण प्रदेश हैं एनडीए के लिए। आनंद, सबसे पहले तो यही जिक्र करना चाहूंगा कि 13 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा है। 4 तारीख, 7 तारीख और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 10:15 पर पटना ये गांधी मैदान पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कि गया का गांधी मैदान है। उसके बाद 12:45 पर वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब आप समझिए, 13 दिन के अंदर अगर तीसरी बड़ी जनसभा हो रही है तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी ये जनसभा होने वाली है और कितना ये महत्वपूर्ण राज्य होने वाला है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यूपी में 80 तो बिहार में 40। कहते हैं कि इन दोनों को अगर आप जोड़ लें तो फिर संसद का रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा अख्तियार हो जाता है। और अभी तो मौका है, दस्तूर है, नया नया लौटने का सुरूर है। मैं आपसे भी वही जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आप तो अभी बिहार से लौटे हैं, आपको बिहार के नस-नस का पता है। हर एक जिले में भारत एक्सप्रेस की टीम गई, आपने भी वहां पर देखा किस तरीके का माहौल है, आपने लोगों से वहां पर उनकी रायशुमारी जानी। अब मैं आपको आनंद बताना चाहूंगा, इसके ठीक बाद वो बालूरघाट पहुंचेंगे और उसके बाद रायगंज। अब आप देखिए, बालूरघाट का ही अगर हम जिक्र करें तो वहां से सुकांतो मजूमदार जो सांसद हैं, और साथ ही आपको याद होगा दिलीप घोष के बाद सुकांतो मजूमदार को बीजेपी ने वहां का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया था, एक युवा चेहरा जिसके हाथ में पूरी बंगाल की कमान दे दी। उसके बाद हम जिक्र करेंगे रायगंज से, जहां पर देवश्री चौधरी पहले सांसद थी, लेकिन इस बार कार्तिक पॉल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सवाल यह है कि बीजेपी इस बार बंगाल के अंदर काफी कुछ ट्विस्ट कर रही है, काफी कुछ नए चेहरों को वो उन पर दांव लगा रही है, चाहे वो फिर देवाशीष धर हो, चाहे कार्तिक पॉल हो, चाहे उसके बाद अनिलवाड़ गांगुली हो। ये ऐसे चेहरे हैं जिस पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं दांव खेला है और बीजेपी को इस बात का इल्म है, मालूमात है, जानकारी है कि ये नए चेहरे कुछ कमाल कर सकते हैं। और यही कमाल 2019 में हुआ था, जब बीजेपी ने बंगाल के अंदर 42 में से 18 सीट जीत कर यह बता दिया था कि बंगाल में किसी का एक छत्र राज नहीं चलने वाला है और बंगाल में अगर किसी का राज चलेगा तो वो लोकतंत्र का चलेगा, वोटर का चलेगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता जब वोट करती है तो फिर वोट की चोट करती है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वो गया जा रहे हैं, उसके बाद पूर्णिया जा रहे हैं, फिर बालूरघाट, फिर रायगंज, यानी कि चुनावी तूफानी दौरा है उनका। अब जरा पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था मोहित, तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एक अप्रत्याशित नतीजा आया था जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। 42 में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार का लक्ष्य है उस 18 को पार करना। इस बार का क्या आप सिनेरियो पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो था कि इंडिया गठबंधन होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी अलग हो गई
अब इस बार के 2024 के चुनाव में किस तरह का सिनेरियो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन टूटने का या गठबंधन ना होने का कई सारे कारण हो सकते हैं और कई सारे इस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए थे। अब इंडिया ब्लॉक जो है वो ये कह रहा है कि हम अगर काम करेंगे पश्चिम बंगाल में एक साथ मिलकर, हम तो बहुत अच्छे अप्रत्याशित नतीजे ला सकते हैं। लेकिन हर किसी को वो वक्त याद है जब किस तरीके से ममता बनर्जी और लेफ्ट की आपस में खींचातान हुआ करती थी। ठीक इसी तरीके से इस समय बीजेपी की और ममता बनर्जी की खींचतान दिखाई दे रही है, चल रही है। यही वजह है कि जब कांग्रेस ने ये आगे बढ़ने और कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए, उसने कहा कि लेफ्ट और ममता बनर्जी कांग्रेस सब एक साथ आ जाए, तो साफ साफ ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि जिस लेफ्ट के साथ उन्होंने 40 साल लड़ाई लड़ी है, जिसके साथ उन्होंने हर एक वो राजनीति का रंग देखा है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसके साथ वो यहाँ पर नहीं वो गठबंधन नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक, आपने देखा पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं हो पाया। अब आप बात कीजिए बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार भी उसी तरीके से नई हुंकार के साथ पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी इस बार कह रही है कि 18 सीटें हमने पिछली बार जीती थी, इस बार हम कम से कम 20 से 22 सीटें जीतने जा रहे हैं। वैसे तो बीजेपी वहां पर 30 सीटों का अनुमान लेकर चल रही है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि नतीजे यदा कदा इसी के आसपास रहने वाले हैं। हो सकता है 1-2 सीटें घट ही जाएं, लेकिन 20 से ऊपर जाने की स्थिति में बीजेपी वहां पर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमांचल सीमांचल की अगर हम बात करें, हम बिहार में देखते हैं कि चाहे वो कोसी हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, इसी तरीके से जो इलाका पश्चिम बंगाल का आता है, जिसमें मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो फिर मालदा हो, मालदा उत्तर हो, मालदा पूरब हो, ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ पर भी एक छत्र एक समुदाय का वोट बैंक है, जिसमें बीजेपी अभी तक सेंध नहीं लगा पाई है। और जहां पर टीएमसी का एक छत्र राज्य है, एक छत्र उनको एक साथ इकट्ठा कलेक्टिव वोट मिलता है। यही वजह है कि बीजेपी कई मर्तबा कोशिश करने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में उतने अच्छे परिणाम नहीं ला पाई। लेकिन 2019 के परिणाम बीजेपी के लिए काफी सुखद आनंद की अनुभूति कराने वाले थे। और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी के अंदर जोश, जुनून, जज्बे और जज्बात की कहानी और केमिस्ट्री वो लिखने जा रही है। और इसकी एक बुनियाद शुरू का बीजेपी ने जो नींव रखी थी, वो रखी थी सुकांतो मजूमदार को प्रदेश अध्यक्ष बना के। क्योंकि दिलीप घोष हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वहां से सदर के पद से हटा दिया गया। उसके बाद वहां पर सुकांतो मजूमदार को, बालूरघाट से जो सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। और ये माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं और अमित शाह के काफी करीबी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी ये मोहित हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहे थे कि वहां पर किस तरह का मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। जब बिहार के भी दौरे पर आज प्रधानमंत्री हैं, गया जाएंगे और गया में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो जरा गया की क्या स्थिति है, गया का क्या समीकरण है, समझ लेते हैं। ये एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है या गया एक ऐसा शहर है जिसके नाम के साथ जी लगा है। गया जी लोग कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पर पिंडदान किया जाता है। गया 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ पर बड़ा रोचक मुकाबला है। जीतन राम मांझी यहाँ से चुनाव मैदान में है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पार्टी है हम, जो एनडीए में है। इससे पहले जीतन राम मांझी 3 बार वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट पर कब्जा किया था 2019 में एनडीए गठबंधन के तहत, और इस बार ये सीट एनडीए की तरफ से हमको गया है और वहां से जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला कुमार सर्वजीत से है, जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, महागठबंधन या यूं कहें इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। विजय मांझी वहां पर जीते थे पिछली बार। जीतन राम मांझी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी यहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं। 2014 में भी ये सीट जनता दल यूनाइटेड के पास थी। हरि मांझी, माफ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी। हरि मांझी यहां से चुनाव जीते थे। और अगर गया के इस पूरे अब तक के चुनावी सफर को देखें तो ये इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी जीती रही है, जनता दल भी जीती रही है और कांग्रेस का उससे पहले यहां पर कब्जा रहा है। लेकिन बाद के समय में 2009 से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। हरि मांझी 2009 और 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़े और चुनाव जीते। 2019 में विजय मांझी जनता दल के जीते, एनडीए के पास ये सीट रही और एक बार फिर से एनडीए की तरफ से यहाँ पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। गया का जो जातीय समीकरण है वो अनुसूचित जाति के लिए ये सुरक्षित सीट है और
6 विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं और बड़ा रोचक मुकाबला गया में होता है। इस बार भी रोचक मुकाबला देखने को गया में मिलने वाला है। जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच सीधा मुकाबला है इस सीट पर 2024 में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट की अपील आज करेंगे। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, गया भी मैं गया था और वहां के लोगों से वहां के चुनावी समीकरण और वहां के लोगों का क्या मिजाज है हमने जानने की कोशिश जरूर की थी और लोगों ने अपनी राय भी दी थी कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं इस चुनाव में जो जीते जनप्रतिनिधि, उससे उनकी क्या उम्मीदें हैं। लेकिन इस बार का चुनाव एक बार फिर से रोचक है क्योंकि जीतन राम मांझी से पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत उन्हें नहीं मिल पाई है। अब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चुनाव मैदान में है और प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। आज वोट की अपील करेंगे जीतन राम मांझी के पक्ष में। देखिए, आप तो गया में आपने देखा कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है। और एक बात समझ लीजिए कि 4 जून के बाद गया अब गया किससे गया, या तो फिर वो इंडिया अलायंस के हाथ से गया या फिर बीजेपी के हाथ से गया, लेकिन एक के हाथ से तो जाना ही है। अब आप एक बात समझिए कि गया में कई सारी चीजें हमने देखी, कई सारे फैक्टर देखे। जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं, अच्छा खासा वहां पर उनका वोट बैंक है, तादाद है, सब कुछ है। बीजेपी ने उन्हें गठबंधन का उम्मीदवार भी बना दिया। अब आप एक बात समझिए, अभी तक जीतन राम मांझी जो थे वो अपनी बनाई हुई नाव में सवार रहते थे, जिस नाव में कभी छेद हो जाता था, कभी कोई इसकी पतवार टूट जाती थी, कभी वो अलग दिशा में बहने लगती थी। और यही वजह है कि आपने कहा कि जीतन राम मांझी की नाव पार नहीं हो पाई, लेकिन इस बार वो बीजेपी के स्टीमर में सवार हो गए। और स्टीमर भी ऐसा वैसा नहीं, न्यू ब्रांडेड स्टीमर जिसमें कि जोश जुनून जज्बा सब कुछ है। और स्टीमर में सवार होकर रफ्तार उन्होंने पकड़ी है और उस स्टीमर के जो पालनहार है, खेवैया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनकर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आज वो उनके समर्थन में वहां गांधी मैदान से एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब आप स्टीमर में बैठ ही गए हैं तो जीतन राम मांझी को यह उम्मीद है कि वो पार लग ही जाएंगे। अब आप समझिए, एक बात देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं, 40 सीटें अपने आप में बहुत कुछ समीकरण साधती हुई दिखती हैं और हमेशा से एक रस्म अदायगी करती हुई नजर आई हैं। एक बात आप समझिए, इससे पहले हमने देखा कि पशुपतिनाथ पारस की नाराजगी किस कदर की थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि हमारे अस्तित्व का सवाल है, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि अपनी नाव अगर बनाएंगे और बिहार में अगर तैराएंगे तो आप डूब जाएंगे। यही वजह है कि आज जब बड़ी रैली होगी तो 5-5 एनडीए के जो घटक दल हैं, 5 बड़े-बड़े घटक दलों के एक साथ सभी एक झंडे एक बैनर तले नजर आएंगे, अपने-अपने झंडे लेकर आएंगे। लेकिन क्या होगा, सब लेके बैठेंगे, नाव एक ही होगी। उसके जो चालक दल होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके नाम पर ही इन सभी की नाव पार होती दिख रही है। अदरवाइज आप एक बात समझ लीजिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा न हो तो आज हालत ये हो गई है कि अस्तित्व बचाना, अपनी जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है और जमानत बचाना भारी पड़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री का आज गया में चुनावी सभा है। 10:15 प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया है कि वहां जाएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री 12:45 पर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां से जेडीयू के संतोष कुशवाहा चुनाव मैदान में है। और वहां का भी मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीमा भारती आरजेडी से हैं तो पप्पू यादव, जो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिए थे और उन्हें कांग्रेस से उम्मीदवार बनने की काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये सीट आरजेडी के पास चली गई तो निर्दलीय ताल ठोक दिया है। तो रोचक मुकाबला